नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में स्वागत है। और अभी हम लगातार जो है 1857 के विद्रोह पर चल रहा हूँ। और आपको बताए थे कि 1857 का जो विद्रोह है वो आपका आधुनिक भारत के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। तो इसको हम कई भाग में डिवाइड किया है। आज हम जो यहाँ पे चर्चा करेंगे सैनिक कारण और तत्कालिक कारण करेंगे, है ना। यानी कहने का मतलब है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें सैनिक कारण और तत्कालिक कारण जो है कैसे कारण बना इतना बड़ा विद्रोह का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बोर्ड पे पॉइंट लिखा हुआ है। बोर्ड पे अगर ये पॉइंट नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि जो पॉइंट है वो केवल एक हिस्सा है, इसको काफ़ी हम विस्तार से डिफाइन करते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट है आपको बता दें, कहता 1857 के विद्रोह का सूत्रपात सैनिकों ने किया। बिल्कुल सही कहना है। आपने देखा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें कई कारण रहा। कई कारण में अगर आप देखा जाए तो आपको कई कारण में आपने देखा कि सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, लेकिन इन सभी कारणों में अगर आप सैनिक कारण की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको बता दें कि समाज के बहुत सारे तबकों ने इसमें भाग लिया, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, लेकिन इसका जो उद्धार किया या सूत्रपात किया वो आपका सैनिकों को जाता है। तो आपको बता देते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो सबसे सक्रिय रूप से भाग लिया वो था आपका सैनिक। दूसरा पॉइंट कहता है सैनिकों में ब्रिटिश नीति के खिलाफ रोष थी। आखिर सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के क्यों भाग लिया? तो इसके पीछे कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई नीतियाँ, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जा रही थी या बनाई गई थी वह सैनिकों के खिलाफ था। और कौन सा सैनिक के खिलाफ था? जो भारत के रहने वाला था, वह सैनिक जो हिंदू मुसलमान से बिलोंग करता था, वह सैनिक जो भारतीय परिवेश से बिलोंग करता था। बाकी आप देख लीजिए कि ब्रिटिश सैनिक के लिए अलग आपका नियम बनाया गया था, भारतीय सैनिक के लिए अलग नियम बनाया गया था। भारतीय सैनिक जो है ना, एक पद पर रहने के बावजूद जो है वो जीवन भर उसी पद पर रह जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश सैनिक था किसी पद पर चला जाए उसका प्रमोशन हो के वो काफ़ी ऊंचे पद पर जाता था, लेकिन भारतीयों को ऐसा नहीं था। यानी भारतीय सैनिक जिस पद पर नियुक्त होता था अंत तक वह वही पद पर रह जाता था, जिससे भारतीयों सैनिक जो था उसमें काफ़ी रोष था। क्योंकि भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सैनिक था उससे ज़्यादा लेबोरियस था, उससे ज़्यादा मेहनती था। इससे इस बात का रोष था कि हम इतना मेहनत करने के बावजूद भी है ना आगे नहीं पढ़ पाते हैं। यानी कहने का मतलब है भारतीय सैनिक चाहे जितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, चाहे जितना भी वफादारी क्यों ना कर ले, लेकिन वह अपने पद से आगे नहीं बढ़ सकता था। दोनों के वेतन में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता था। जो आपका ब्रिटिश सैनिक होता था उसका वेतन अलग होता था और जो भारतीय सैनिक है उसका वेतन अलग होता था। मात्र 7 रुपया मिलता था और उसी 7 रुपया में उसको सब कुछ करना रहता था, चाहे वो कपड़ा लत्ता जो भी कहें वो सब कुछ उसी में आपका जुड़ा हुआ था। तो इससे भारतीय सैनिकों की स्थिति बद से बदतर थी। मानिए वो सैनिक नहीं, एक नौकर है, एक किसान है, लेकिन वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि वह भारतीय मिट्टी से जुड़ा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि हम इससे अलग होकर के अपने काबिलियत को छिन्न कर ले, है ना। तो वो अपने भारतीय मिट्टी का जो जुड़ाव था उसके कारण वो काम कर रहा था। दूसरी बात है कि उस समय भारत में जितने भी रोजगार के अवसर थे वो आपका नष्ट हो चुके थे। व्यापार के जो आपका संभावनाएं थी वो नष्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे सैनिकों का मजबूरी था
अंग्रेज़ों के सैनिक जो डिपार्टमेंट है उसमें रहना। इसके बाद क्या है, आगे हम लोग चलते हैं। कहता बंगाल की सेना में ज़्यादा रोष था। अब देखिए, बंगाल की सेना में ज़्यादा रोष होने के पीछे कुछ और भी कारण था। आपको बता देते हैं कि बंगाल और उत्तर प्रदेश, अवध, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर 60% जो सैनिक था वो आपका उच्च जाति से बिलोंग करता था। तो उच्च जाति से बिलोंग करने के कारण जो है, जब भी उसके धर्म पर चोट पहुँचाया जाता था तो वो काफ़ी दुखी होता था, है ना। बंगाल की जो सेना थी उसको जबरन आपका बर्मा भेजने का प्रयास किया जाता था। नहीं जाने पर वहाँ के बहुत सारे जो आपका नेटिव था उसको भंग कर दिया जाता था, बहुत सारे रेजिमेंट था उसको डिसॉल्व कर दिया गया। इसके बाद उसके जो सैनिक थे उसको फांसी तक चढ़ा दिया गया। तो बंगाल की सेना में काफ़ी रोष था। इसके बाद 1824 में बैरकपुर के सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया। अभी आपको बताएं, क्योंकि उस समय भारतीय जो आपका रीति रिवाज के अनुसार जो है समुद्र पार करना एक आपका बहुत ही बड़ा गुनाह था। और चूँकि आपको बताएं कि सैनिक में 60% जो है आपका उच्च जाति से, ब्राह्मण जाति से जुड़ा हुआ था, जिसमें राजपूत वगैरह आते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो अपना धर्म को भ्रष्ट करे। और आपको बता देते हैं कि बर्मा और अफ़गानिस्तान बहुत सारे ऐसे सैनिक जब वो युद्ध करने के लिए गए और वहाँ से जब लौटे तो उनको जात बाहर किया गया, यानी जात से बाहर कर दिया गया। तो इसलिए सैनिक जो है नहीं चाहता था कि वो बर्मा जाए और अपने परिवार समाज से अलग हो जाए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करने पर उसे जाना पड़ता था। और जब वो लौटता था तो इस तरह का जो आपका समस्या है उससे उसको भुगतना पड़ता था। आपको बताया था कि सीताराम नाम का व्यक्ति जो था युद्ध करके विजय करके जब वापस लौटा तो वो काफ़ी खुश था। इसलिए खुश था कि उसको अपनी वीरता पर घमंड हुआ कि मैंने युद्ध जीत करके आया। लेकिन जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ के जो रेजिमेंट थे उसमें उसका काफ़ी अच्छा खासा धुलाई हुआ। इसके बाद जो है जब वो गांव गया तो उसकी पत्नी और पुत्र जो है उसको पहचानने से इनकार कर दिया और उसे समाज से बाहर कर दिया। तो ये बहुत बड़ा आपका क्या था, एक समस्या था सैनिकों के लिए कि अगर रहें तब भी दिक्कत और अगर हम बाहर जाते हैं तब भी दिक्कत। तो इस तरह की समस्याओं से उसको झेलना पड़ रहा था। 1844 में आपका बंगाल का जो सेना है उसको भत्ता नहीं दिया गया, यानी अंग्रेज़ों द्वारा तय किया गया था कि आपको कुछ अन्य भत्ते मिलेंगे, लेकिन उसे भत्ता नहीं दिया गया, जिससे बंगाल की सेना जो है आपका अफ़गानिस्तान या अदर जगह जाने से या सिंध जाने से मना कर दिया। इसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग ने एक अधिनियम लाया और उस अधिनियम के तहत सेना में जो भी भर्ती होता था तो उससे एक फॉर्म फिलअप करवाता था। फॉर्म क्या था, फिलअप कि आप इसमें भरिए कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ कहीं भी आपको भेजना चाहे आप जाएंगे। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो आपको इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पे जबरन समझिए कि एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता था, है ना, जिस पे वो भर करके समझिए कि अपना हाथ ही काट लेता था। क्योंकि भरने के बाद जब कभी भी वो जाने से इनकार करता था तो वो फॉर्म का फिलअप उसको दिखाया जाता था कि देखिए आप खुद इसको भरे हैं तो आपको हर हाल में आपको जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी वहाँ आपको जाना होगा। इसके बाद जो है 1839-42 में आपको पहले भी बताएं कि वहाँ पे जब अफ़गानिस्तान में युद्ध जीत करके आया तो यहाँ का समाज जो है वहाँ के सैनिकों का क्या किया, जात बाहर निकाल किया। इसके बाद 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब इस ये क्या था कि सैनिक जो है घर से काफ़ी दूर रहते थे तो वो जो है पहले निःशुल्क पत्र लिखा करता था अपने परिवार के पास, परिवार भी उसके पास पत्र लिखा करता था, अपनी समस्याओं को बताया करता था, सैनिक भी अपने बातों को घर तक पहुंचाया करता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि कोई सैनिक जो है सेना में रह करके कुछ ऐसा करे। तो अब वो क्या किया कि डाक पर जो निःशुल्क सेवा था उसको बंद कर दिया, यानी अब अगर आप चिट्ठी पत्री भेजते हैं तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा। अब क्या था
कि सैनिकों का इतना कम वेतन था कि वो पत्र या अन्य चीज़ों पर खर्चा नहीं कर सकता था, और अगर ऐसा खर्चा करता तो उसकी आर्थिक जो स्थिति और दयनीय हो जाता और वह अपना बुनियादी चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाता। तो इससे भी काफ़ी सैनिक आपका क्रोधित थे, है ना। 1856 में अगर हम अनुपात की बात करें तो भारतीय सेना और यूरोपीय सेना में जो अनुपात था वो 5:1 था, यानी 5 भारतीय सैनिक तो 1 आपका यूरोपीय सैनिक। इससे भी यूरोपियों को खलता था कि अगर हो न सके ऐसा हो, लेकिन अगर भविष्य में अगर किसी प्रकार का युद्ध जैसा माहौल छा जाए तो जो यूरोपीय सेना है वो मारा जाएगा। उसके अंदर एक डर था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि 1857 में इतना बड़ा विद्रोह इसी तरह का हो भी जाएगा। तो आप देखिए वहाँ पर 2,38,000 जो है आपका सेना जो था वो आपका भारतीय था, और लगभग 45,322 सेना जो था यूरोपीय था। काफ़ी अंतर था, डिफरेंसेस था, यानी यहाँ पे भारतीय जो सेना था उसका संख्या ज़्यादा था। दुर्भाग्य कहिए कि भारतीय सेना जो है नमक खा करके नमक का गुण गाता था, इसलिए वो 1857 के विद्रोह में खुद भारतीय सेना ही भारतीय सेना को दबा करके विद्रोह को दबाने में या कम करने में मदद किया अंग्रेजों का। तो ये दुर्भाग्य कहिए अपना, है ना। इसके बाद आपको अनुपात बता दिए, ये भी हमने बताया कि 60% जो आपका खास करके बंगाल और उत्तर प्रदेश अवध में जो सेना था वो उच्च जाति का था। इसके बाद बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध क्या था कि बक्सर युद्ध में हेक्टर मुनरो जो है यानी अंग्रेज अधिकारी जो है आपका मीर कासिम को पराजित किया था। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बटालियन जो था मीर कासिम को पीछे से मदद किया। तो पीछे से मदद करने के बाद क्या हुआ कि जब अंग्रेज युद्ध को जीता तो उसमें लगभग 24 सिपाही पर आपका राजद्रोह जैसा आपका केस लादा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस पर केस लादा, है ना। केस की सुनवाई हुई, केस में वो 24 जो है दोषी पाया गया और वो 24 सैनिकों को गोलियों से उड़ा दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप जो है किसी अदर कोई आपका दल या पार्टी या राजा है उसको आप मदद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा देखने को मिला कि 24 जो सैनिक था जो एक ही बटालियन का था, मीर कासिम को हेल्प करने के कारण उसको मौत का घाट उतार दिया गया। इसके बाद 1806 में, है ना, उतना ही नहीं, 1806 में जो भारतीय सेना था उसको तिलक करने पर आपका प्रतिबंध लगा दिया। तिलक करने पर प्रतिबंध लगा दिया, दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए तिलक, चूँकि हिंदू समाज के जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो तिलक लगाते थे, तो तिलक पर प्रतिबंध लगने के कारण उसके अंदर एक रोष पैदा हुआ। इसके बाद अगर दाढ़ी की बात करें तो मुस्लिम जाति से जो बिलोंग करता था तो मुस्लिम जाति जो है वहाँ पे दाढ़ी रखने के कारण उसको जब नहीं रखता था तो उसको लगा कि ये हमारा धर्म का क्या है, सीधा सीधी उल्लंघन है। इसके बाद पगड़ी की बात करें तो हमारे के यहाँ जो सिख लोग हैं वो पगड़ी बांधा करता था, तो पगड़ी बांधे जाने के कारण भी जो है ना, नहीं बांधे जाने के कारण जो है सिख लोग काफ़ी चिंतित हुआ। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1824 के सेना में बर्मा नहीं जाने पर। आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे सेना था जो बर्मा जाने से इनकार किया, और इस इनकार को करने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा सीधी उसे फांसी तक लगा दिया। तो ये काफ़ी आपका बड़ा वक्त था। इसके बाद एक घटना और भी घटा 1839 से 42 ईस्वी में, जो आपका अफगानिस्तान में आंग्ल युद्ध हुआ, इसमें आपका अंग्रेज पराजित हुआ। तो अंग्रेज पराजित होने के कारण जो भारतीय सेना था उसमें काफ़ी उत्साह आया। उसको लगा कि अब जो है अगर हम चाह जाएं तो भारतीय सेना जो था ब्रिटिश सेना को आसानी से पराजित कर सकता है, और भारतीयों में भी जो राजा रजवाड़े थे उनके अंदर भी एक हौसला जागा कि जब ब्रिटिश वहाँ पे हार सकता है तो हम उसको क्यों नहीं हरा सकते। इसके बाद तत्कालिक कारण में हम देख लेते हैं। आपने देखा 1856 में एक ब्राउनबेस आपका राइफ़ल था जिसको चलाना काफ़ी कठिन और मुश्किल होता था। इसी के जगह पे आपका एनफील्ड राइफ़ल लाया गया जिसके कारतूस को
है ना, लगाने के लिए दांतों से खींचना पड़ता था। अब जो है भारत में या सैनिकों में अफवाह फैल गया कि जो आपका खींचने वाला कारतूस है वो आपका गाय और चर्बी का बना हुआ है, जिससे जितने भी यहाँ पे सैनिक थे इसका विरोध किया, है ना, जिसमें मंगल पांडे आपने देखा कि सबसे आगे रहा। और इस प्रकार का प्रयोग न करने के कारण अंग्रेज़ जो है कई रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, बहुत सारे जो भारतीय सैनिक था विरोध किया, और यही सबसे तत्कालिक कारण बना। और 1857 के विद्रोह में पूरा सैनिक एक होकर के एक बड़े स्तर पर विद्रोह किया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सत्ता को हिला करके रख दिया। और ब्रिटिश सत्ता अब समझ गई कि अगर हम सचेत नहीं होते या आगे में सचेत नहीं होंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि हम सारे यूरोपीय मारे जाएंगे। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि 1857 के विद्रोह में आपका सैनिक और तत्कालिक कारण कैसे प्रभावित रहा। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1857 का विद्रोह असफल रहा, तो असफल क्यों रहा, उसका क्या क्या कारण रहा। तो हम लोग असफल की बात करेंगे। क्लियर है? तो तब तक के लिए धन्यवाद।